गासेस लॉ इसके सिवा कौन सी चीजें हमें बताता है। तो इसके अंदर आज हम गासेस लॉ का केस 2 करते हैं, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि केस 2 करते हैं बेटा, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि if is placed in Gaussian surface having arbitrary shape, किसी भी आर्बिटरी शेप के अंदर जिसका कोई रेगुलर शेप ना हो, किसी ऐसे गाजियन सरफेस के अंदर हम चार्ज रखते हैं जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, ये कैसा नहीं है। अगर ऐसे गाजियन सरफेस के अंदर हम किसी भी चार्ज को रखते हैं तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास चार्ज है और ये चार्ज क्यू जो हमने रखी हुई है ये एक आर्बिटरी शेप के गाजियन सरफेस के अंदर रखी हुई है। और ये जो गाजियन सरफेस है इसके अंदर ये जो चार्ज रखी हुई है ये एक सिंगल प्लेस पे रखी, एक ही जगह पे ये चार्ज रखी हुई है। अब अगर आप देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इसके बाहर आएगी और इस चार्ज की वजह से इस तरह से जो है वो इसका फ्लक्स बनेगा। ठीक है, ये इसका बनता है, इस तरह से फ्लक्स बनता है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज आप देखोगे कि जिस तरह से हमने कल पॉइंट्स बनाई थी, सपोज करें ये पॉइंट P मैं ले रहा हूं, ये पॉइंट Q ले रहा हूं और ये पॉइंट R ले रहा हूं और आप कह लें कि ये पॉइंट S ले रहा हूं। अब ये जो गाजियन सरफेस है इसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स ली हुई है, P है, Q है, R है एंड S है। आप खुद देख सकते हैं कि चार्ज के दरमियान और गाजियन सरफेस के पॉइंट P के दरमियान डिस्टेंस कम है और Q के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, R के दरमियान डिस्टेंस डिफरेंट है और S के दरमियान डिस्टेंस डिफरेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप आर्बिटरी शेप का कोई गाजियन सरफेस लेते हो और ऐसे गाजियन सरफेस के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट्स बनाते हो तो हर पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो चार्ज से इक्वल नहीं होता। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इक्वल नहीं होगी। तो इसकी पहली बात ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड at all points on Gaussian surface is not equal, के हर पॉइंट पे इक्वल नहीं होती। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are also not perpendicular with Gaussian surface। गाजियन सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर भी नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस के दरमियान और इस सरफेस के दरमियान एंगल्स जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसके अंदर ये दोनों चीजें आपके बुक के अंदर भी मेंशन है कि अगर कोई भी आर्बिटरी शेप का सरफेस लोगे और अगर कोई भी चार्ज आप एनक्लोज फील्ड, और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है फिर वो गाजियन सरफेस के साथ भी हर जगह पे परपेंडिकुलर नहीं होती, डिफरेंट एंगल्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की विद द गाजियन सरफेस।
फ्लक्स साइज एंड शेप के गार्डियन सरफेस का कोई भी शेप होता है, लेकिन जब आप उसके अंदर चार्ज को क्लोज करते हो तो उसमें से जो फ्लक्स होता है वो ओनली डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे और दूसरा उसके अंदर मीडियम पे। कि चार्ज जो होती है इस गाजियन सरफेस के अंदर मीडियम कौन सा है, एयर है, लिक्विड है या एनी अदर मीडियम है, तो आप कर सकते हैं। अब इसका एक स्पेशल केस है। इसका स्पेशल केस ये होता है कि अगर हमारे पास इसका स्पेशल केस ये होता है कि इफ चार्ज is uniformly, या आप इसको इस तरह से करें, चार्ज is distributed within Gaussian surface। अगर चार्ज को गाजियन सरफेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सपोज करें अभी ये तो केस हमने डिस्कस किया कि इस तरह से जो है वो हमारे पास कोई भी जो होता है वो आर्बिट्ररी शेप का अगर इस तरह से कोई भी गाजियन सरफेस होता है, उसके ऊपर सपोज करें इस तरह से हम 10 कूलम चार्ज रखते हैं, ये 10 कूलम चार्ज यहाँ पे रखी हुई है, तो इसका फ्लक्स कितना होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम अब इस तरह से कर देते हैं इसको कि ये जो चार्ज होती है इसको अब हम तकसीम कर देते हैं, अगर इस चार्ज को हम तकसीम कर देते हैं, एक जगह पे नहीं रखते, इस 10 कूलम के हमने 10 हिस्से कर दिए, 1 कूलम के पीसेस किए और वही 10 कूलम है, टोटल चार्ज पे कोई फर्क नहीं है, इसमें भी 10 कूलम है और इसके अंदर भी कितनी है, 10 कूलम। लेकिन फर्क ये कि पहले वही 10 कूलम जो है वो एक ही जगह पे हमने रखी हुई है, अब उसी 10 कूलम को हमने जो है वो पूरे उस गाजियन सरफेस के अंदर बिखेर दिया है, इस तरह से फैला दिया है पूरे गाजियन सरफेस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है, रूम को आप गाजियन सरफेस ले लें, अगर 10 कूलम चार्ज इस रूम के सेंटर पे रखते हैं तो भी फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, या उस 10 कूलम चार्ज के 10 हिस्से कर लें जी, मध्य में सही बोले ना, छुट्टी करे देते हुए अंदर स्क्रीन लगाई है, बस छुट्टी करे रहे। तो देखिए आप कह सकते हैं कि 1 कूलम की जो चार्जेस होती है या आधे कूलम की 20 चार्जेस कर दें या 1/4 ऑफ कूलम की 40 चार्जेस कर दें, तो भी फ्लक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं, क्योंकि फ्लक्स जो होता है ना वो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है। अगर 10 कूलम एक जगह पे तो भी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड 10 कूलम है, अगर 10 कूलम को आप इस तरह से फैला देते हैं तो भी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितनी होती है, क्योंकि हमने गासेस लॉ के अंदर पढ़ा था कि जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज एक जगह पे है या चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस कंडीशन के अंदर भी आप कह सकते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो हो जाता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो ये दो और केसेस से जो भी आपके माइंड में होने चाहिए कि गासेस लॉ जो हमें बताता है वो इस चीज के बारे में बताता है कि किसी भी गाजियन सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज इनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है, उसके साइज से, शेप से और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसके अंदर कह सकते हैं
इसका आप कंक्लूजन लिख सकते हैं गासेस लॉ का कि Phillips closed surface is independent of size, shape and charge distribution. ये इंडिपेंडेंट होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो आप कहेंगे कि फिलक्स जो होता है वो इन चीजों से इंडिपेंडेंट होता है। अब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में कि एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ। देखिए गासेस लॉ की एप्लीकेशन हमने एक बात डिस्कस की थी बेटा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो न सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बताती हैं बट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताती है। तो स्ट्रेंथ का हमने पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो बताती है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। अगर किसी जगह पे डेंसिटी या तादाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती है अगर ज्यादा होती है तो हम कहते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और अगर कहीं पे तादाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कम होता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो उस जगह पे वीक होती है। तो अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो फ्लक्स होता है। अगर किसी भी जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इसका मतलब है कि अगर हम कहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गासेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करता है। इसका मकसद है कि गासेस लॉ को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेयर कर सकते हैं इसका मकसद है फिर हम गासेस लॉ को इस्तेमाल करके चार्जेस के दरमियान फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फोर्स जो होती है वो E इंटू क्यू होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट आप गासेस लॉ से कर सकते हैं तो इसका मकसद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मेजरमेंट जो है वो भी आप गासेस लॉ से कर सकते हैं। तो ये गासेस लॉ की एप्लीकेशन होती है। गासेस लॉ बुनियादी तौर पे जो अप्लाई किया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गासेस लॉ डील्स विथ फ्लक्स एंड चार्ज enclosed, फ्लक्स एंड चार्ज enclosed। ठीक है, गासेस लॉ is used to find electric field intensity। गासेस लॉ जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका पहला केस है उसका कि हमारे पास केस 1 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप कर सकते हैं बेटा। इसका केस 1 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज्ड स्फीयर when charge is uniformly distributed on a surface। देखिए स्फीयर के दो केसेस हैं। अगर कोई भी स्फीयर है उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये स्फीयर है
अगर इसके इस तरह से चार्ज हम बनाते हैं, इसका मकसद है चार्ज इसके सरफेस पे, ठीक है, हम ये केस कर रहे हैं। अगर कोई स्फीयर है, उसके अंदर इस तरह से चार्ज बनी हुई है, इसका मकसद है कि ये जो होती है इस तरह से, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वॉल्यूम चार्ज है इसका, जबकि इसका जो होता है ओनली सरफेस एरिया जो होती है वो चार्ज्ड है, ठीक है। अब ये जो ऐसा स्फीयर जिसका सिर्फ सरफेस चार्ज है, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर का होता है, कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा सरफेस पे रहती है, और इंसुलेटर के ऊपर भी चार्ज सरफेस पे रह सकती है। जरूरी नहीं इंसुलेटर का पूरा वॉल्यूम चार्ज हो, अगर आप करोगे इंसुलेटर का सरफेस तो उसका चार्ज सिर्फ सरफेस होगा, जरूरी नहीं है कि इंसुलेटर का पूरा वॉल्यूम चार्ज हो। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हम केस करने जा रहे हैं ये सिर्फ सरफेस वाला केस है। अगर किसी भी स्फीयर का पूरा वॉल्यूम चार्ज होगा तो फिर ये फार्मूले नहीं लगेंगे जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पूरा वॉल्यूम अगर चार्ज होगा तो फार्मूले डिफरेंट होंगे। अगर किसी भी स्फीयर का पूरा वॉल्यूम अगर चार्ज होता है तो फिर आप वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं करोगे जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये हमारे वाले जो फार्मूले होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्फीयर के लिए एप्लीकेबल है जिसका सरफेस चार्ज होता है, जिसके वॉल्यूम चार्ज नहीं होता। इसलिए मैंने ये कहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस होती है। अब इसका सिर्फ आज एक जो है वो केस का भी एक पार्ट करते हैं, बाकी पार्ट्स जो इंशाल्लाह कल करेंगे। अब इसमें पहला होता है कि सपोज करें कि हमने इस तरह से हमने 3 पॉइंट्स पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। सपोज करें ये हमारे पास एक स्फीयर है और इसको हम इस तरह से चार्ज करते हैं। अगर हम इसको इस तरह से चार्ज करते हैं, अब इस स्फीयर का आप रेडियस ले ले, इसके स्फीयर के रेडियस को हम कहेंगे r। अब अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं कि एक पॉइंट बी हम यहाँ पे लेते हैं, ये हमने एक पॉइंट बी ली हुई है और बी का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं आरपी, आरपी ग्रेटर देन आर, कि हम एक ऐसी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जो इस स्फीयर से बाहर है। जब पॉइंट स्फीयर से बाहर होती है तो सेंटर ऑफ स्फीयर से उसका डिस्टेंस हम स्मॉल आर लेते हैं। स्मॉल आर का मकसद होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। डिस्टेंस हमेशा कहां से लिया जाएगा? सेंटर से, सरफेस से नहीं लिया जाएगा। और ये जो पॉइंट आउटसाइड है इसका मकसद है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी इज ग्रेटर देन रेडियस, कि ये जब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज ग्रेटर देन रेडियस इसका मकसद है कि जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं ये आउटसाइड स्फीयर होती है। अब अगर एक और पॉइंट हम कंसीडर करें इसके ऊपर, सपोज करें एक पॉइंट क्यू हम कंसीडर करते हैं और पॉइंट क्यू जो होती है इसका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू इज इक्वल टू आर। इसका मकसद है कि ये पॉइंट जो होती है वो कहां पे होती है? सरफेस पे होती है। अगर हम एक और पॉइंट कंसीडर करें कि पॉइंट जो होती है वो एस हम कंसीडर कर सकते हैं। अब ये एस पॉइंट अंदर है, मींस डिस्टेंस ऑफ द एस लेस देन आर। जब डिस्टेंस ऑफ द एस जो होता है वो लेस देन आर होता है, इसका मकसद है कि पॉइंट जो होती है वो इनसाइड होती है। तो हमने किसी भी स्फीयर को जब हम चार्ज करते हैं और उसकी चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहती है तो 3 पॉइंट्स पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले दिए हुए आपके बुक के अंदर, 3 जगहों तीनों पॉइंट्स के दिए हुए। हम सिर्फ एक पॉइंट का आज डिस्कस करते हैं, 2 पॉइंट्स का कल डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है इसके अंदर कि हम करेंगे E एट पॉइंट P, E एट पॉइंट P और पॉइंट P का डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ग्रेटर देन डिस्टेंस रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब इसको हम इस तरह से जो है वो फिर बनाते हैं इसको
कि सपोज करें ये हमारे पास वही सेम स्फीयर है, मैंने इसको थोड़ा छोटा करके बनाया है और ये इसका सेंटर है। अब इसके अंदर सपोज करें इसका जो अपना रेडियस है, ये रेडियस r है और इसके अंदर एक मैं पॉइंट P कंसीडर कर रहा हूं और ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज दे दी है और चार्ज इसके सरफेस पे रहती है। अब यहाँ पे हमने पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ कहता है कि जब भी आपने गॉसेस लॉ को कहीं पे अप्लाई करना है तो गॉसेस लॉ हमेशा तब अप्लाई किया जाता है जब चार्ज किसी जगह पे इनक्लोज्ड होती है। गॉसेस लॉ के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड होती है। हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं और उस गॉसियन सरफेस के अंदर हम चार्ज को बंद करते हैं। अब हम किसके लिए गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं? इस चार्ज्ड स्फीयर के लिए। तो गॉसेस लॉ तब अप्लाई होगा जब ये चार्ज्ड स्फीयर जो होगा ये किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद होगा। जब तक ये जो है वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद नहीं करेंगे तब तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो गॉसेस लॉ कहता है कि पहले आप ये करें कि इस पॉइंट को जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां से एक गॉसियन सरफेस बनाए। तो ये हम बनाते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का उसी पॉइंट P से गुजरना जरूरी होता है जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है। गॉसियन सरफेस भी मैंने स्फेरिकल शेप का लिया क्योंकि हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, स्फीयर, इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस कौन सा इस्तेमाल करें, स्फीयर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्फीयर इस्तेमाल करोगे, कोई और नहीं करोगे। आप यहाँ पे क्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई आर्बिट्ररी शेप का कर सकते हैं, कोई भी गॉसियन सरफेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपकी चॉइस होगी ये आपकी कैलकुलेशन को आसान भी बना सकती है और आपकी कैलकुलेशन को मुश्किल भी बना सकती है। तो अगर तो कोई भी स्फेरिकल शेप का कोई भी हमारे पास जो है वो चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमेशा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लिया करें ताकि इसके अंदर कैलकुलेशन आसान होगी। तो पहले स्टेप के अंदर जिस पॉइंट P के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पे हमने ले लिया गॉसियन सरफेस। अब अगर हम यहाँ पे गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो गॉसेस लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के मुताबिक जब ये स्फीयर एक क्लोज्ड स्फीयर के अंदर बंद हो गया तो उसका जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम गॉसेस लॉ को डायरेक्ट अप्लाई करें। अगर हम इसी गॉसियन सरफेस को इस तरह से स्मॉल हिस्सों के अंदर तकसीम करें तो भी हम इसका फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। तो ये होगा आल्सो फ्लक्स जो होता है वो E डेल्टा A होता है, इक्वेशन 2। तो आपको पता है यहाँ पे स्फीयर है देयरफॉर E और ये हो जाएगी एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि हम स्मॉल पीसेस स्फीयर के ले रहे हैं देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू E इनटू A कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस चार्ज स्फीयर को गॉसियन सरफेस के अंदर बंद करके करेंगे फ्लक्स तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर इस गॉसियन सरफेस के स्मॉल पीसेस करेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा E इनटू A, वेयर A जो होता है ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द स्फीयर, क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया किसकी ली हुई है? स्फीयर की। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो
हमारे पास होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू ए, या इस तरह से करोगे अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है ये ए जो होता है ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये 4 पाई एरिया होती है आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इंटू होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कर सकते हैं इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सही है बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको बताता है कि अगर आप किसी भी स्फीयर को चार्ज करोगे तो स्फीयर को चार्ज करने के बाद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आइसोलेटेड चार्ज की तरह होती है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज्ड स्फीयर behaves as an isolated point charge। ये जो होता है चार्ज्ड स्फीयर जो होता है वो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। सपोज करें ये स्फीयर है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरह से बना सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो लाइक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की तरह होती है। आप कह सकते हैं कि स्फीयर का बिहेवियर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का होता है। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सपोज करें आप यहाँ पे 1 कूलम आइसोलेटेड चार्ज है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप कोई स्फीयर लेते हो और उसके ऊपर अगर इस तरह से 1 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो 1 कूलम, तो भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1 कूलम चार्ज को आप स्फीयर के सरफेस पे फैला देते हो या वही 1 कूलम चार्ज उसके सेंटर पे रख देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बाकी केसेस कर सकते हैं।